क्या हमने आप में कभी सुना है कि कोई क्राइम विक्टिम जिसके साथ क्राइम हुआ, बहुत हीनियस हुआ, और वो हौसला और हिम्मत हारने की बजाय लड़ने की सोचे। वो ये सोचे कि जो उसके साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। वो ये सोचे कि जिस क्रिमिनल ने उसके साथ ये काम किया उस क्रिमिनल को आखिरी अंजाम तक पहुंचाया जाए, वो भी कानूनी रास्ते से। वो ये सोचे कि मैं भी उसी डिपार्टमेंट में काम करूं जिस डिपार्टमेंट में ऐसे क्रिमिनल को पकड़ने की कार्रवाई होती है। फिर वो पुलिस अफसर बने। इसके बाद जब कानून सज़ा दे उसके मुजरिम को, तो वो उस जगह पे जहाँ पे उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, जहाँ फांसी दी जा रही है, वो फ्रंट रो में सबसे आगे बैठी और सब कुछ उसे मरता हुआ अपनी आंखों से देखे। और फिर उसी डिपार्टमेंट में काम करे जिस डिपार्टमेंट ने कभी उसके केस को इन्वेस्टिगेट किया था। ये सारी चीज़ें इस कहानी में हैं और इस कहानी पे बाकायदा एक सीरीज़ भी बनी थी 2000 शायद 1918 के बाद। ये कहानी है लीज़ा मैकवे की। लीज़ा मैकवे जिसकी पैदाइश 1966 या 67 में हुआ, और ये अमेरिका में फ्लोरिडा के अंदर एक टाम्पा जगह है, TAMPA, वहाँ की रहने वाली। लीज़ा का बचपन बहुत ही बुरे माहौल में गुजरा। माँ को शराब पीने की ज़बरदस्त लत थी और शराब के लिए वो अपनी मासूम बेटी को भी बहुत बुरी तरह से मारती थी, टॉर्चर करती थी। बाप लीज़ा का पहले ही छोड़कर माँ को और उसको जा चुका था। माँ शराब की लत की वजह से फिर एक दिन गायब हो गई। अब लीज़ा की ज़िंदगी का सहारा बची सिर्फ उसकी दादी। लेकिन दादी भी बचपन से जिस माहौल में परवरिश पा रही थी, उसने दादी को भी बदल दिया। अब घर में कोई और था नहीं, लीज़ा का माँ और बाप दोनों छोड़ के जा चुके थे। अब दादी का जुल्म लीज़ा के ऊपर शुरू होता है। बचपन से ही वो उसे टॉर्चर करती। 14 साल की मासूम उम्र में ही लीज़ा के ऊपर अपनी दादी की जिम्मेदारी आई कि वो उसे पाले पोसे, उसे खाना खिलाए और उसके लिए कोई छोटे मोटे काम करे। और लीज़ा ने यह काम करना शुरू किया। लेकिन फिर भी दादी के हाथों पिटती रही, लेकिन दादी एक लौता आसरा थी उसकी, तो वो सब कुछ बर्दाश्त करती रही। इसके बाद उसकी ज़िंदगी में एक बॉयफ्रेंड आता है। बॉयफ्रेंड भी बदनसीबी से उसे ऐसा मिला जिसने सिर्फ ज़ख्म ही दिए। वो भी उससे टॉर्चर करना शुरू कर देता है, उसको एक्सप्लॉइट करता है, उसका यौन शोषण करता है। अब वो बॉयफ्रेंड के हाथों भी तमाम ज़ख्म सहती है। तो एक तरफ दादी का जुल्म, ऊपर से बॉयफ्रेंड मिला, उसने भी ज़िंदगी में कुछ अच्छी चीज़ें दी नहीं, बुरी ही चीज़ें दी। तो कुल मिलाकर पहले बचपन में शराबी माँ के हाथों टॉर्चर, फिर दादी के हाथों, फिर बॉयफ्रेंड के हाथों ज़िंदगी बद से बदतर हो रही थी। इस दौरान में अब लीज़ा 17 साल की हो चुकी थी। 17 साल की उम्र में 2 नवंबर 1984, 2 नवंबर 1984 की रात थी। लीज़ा बहुत परेशान थी। उस रोज़ भी दादी ने उसे बहुत पीटा। बॉयफ्रेंड के साथ धोखा खा चुकी थी, वो भी उसको सिर्फ इस्तेमाल करता। लीज़ा को लगा कि बस अब इस दुनिया में इतना ही वक्त है, इससे ज़्यादा इतने ज़ख्म झेल नहीं सकती, तो खुदकुशी कर लेनी चाहिए। 2 नवंबर 1984 की रात लीज़ा ने सुसाइड नोट लिखना शुरू किया और उस सुसाइड नोट में वो अपनी पूरी कहानी लिख रही थी, बचपन से लेकर 17 साल की उम्र तक जो कुछ उसने भोगा। सुसाइड नोट लिखते लिखते रात काफ़ी हो गई। पता नहीं क्या ख्याल आया, उसने सुसाइड नोट को अधूरा छोड़ा और वो सो गई कि अब अगले दिन होगा जो होगा, ज़िंदगी और मौत का फैसला। अगले दिन सुबह होती है। चूँकि वो अपनी दादी को पालने के लिए छोटी मोटी नौकरी करती थी, सुबह उठकर वो साइकिल पे अपने काम पे चली जाती है। शाम को वो काम से वापस आ रही है। उसके जहन और दिमाग में यही चल रहा है कि ज़िंदगी और मौत के फैसले के बीच में क्या करें। पर इतने गम, इतने दुख, इतने आहें तकलीफ़ें उसने झेली थी कि उसे लगा कि जीने का कोई मकसद नहीं है और कोई सहारा और कोई उम्मीदें कहीं दूर दूर तक उसे दिख नहीं रही थी। तो ऑफिस में दिन भर यही सोचती रही, शाम को घर वापस लौट रही साइकिल पर, और अब उसे आखिरी फैसला लेना हो सकता है कि ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। तो 2 से अब 3 नवंबर 1984 की तारीख आ गई। अपनी दादी के घर के करीब वो पहुंचने ही वाली थी कि तभी एक गाड़ी रुकती है अचानक। सन्नाटा था वहाँ पे, सुनसान जगह थी। गाड़ी से एक शख्स उतरता है, वो साइकिल को धक्का मारता है, लीज़ा को गन पॉइंट पे जबरन अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। गाड़ी में बिठाने के बाद थोड़ी दूर जाता है और फिर एक और जगह पे जहाँ पे सन्नाटा है, वहाँ पे वो लीज़ा के गन पॉइंट पे उसकी आंखों पे पट्टी बांधता है, दोनों हाथ बांध देता है और फिर गाड़ी चल पड़ती है। अब लीज़ा अंदाज़ा लगा रही है कि वो कितनी दूर जा रही है। कुछ देर के बाद गाड़ी रुकती है। इसके बाद लीज़ा एक घर के अंदर खुद को पाती है। थोड़ी देर के बाद उसके एब्डक्टर ने, जिसने उसे किडनैप किया था, उसकी आंखों की पट्टी खोल देती है। उसके बाद वो उसे देखती है। अब यहाँ से 3 नवंबर 1984 शाम की बात थी। 4 नवंबर की रात आ जाती है। लगभग 25 से 26 घंटे बीत जाते हैं उसे किडनैप हुए। इस दौरान में उसका किडनैपर लगातार उसके साथ रेप करता है।
टॉर्चर करता है, मारता है, पीटता है। लीज़ा लगातार गिड़गिड़ाती है उसके आगे। 17 साल की सिर्फ उम्र थी उसकी, और चूँकि जिस हालात में वो बड़ी हो रही थी तो उस तरीके से वो ग्रो भी नहीं हो रही थी। खाना नहीं, बड़ी मुश्किल से घर में जो भी कमा के लाती थी खाती पीती थी, तो उससे इसकी शारीरिक बनावट भी कमज़ोर थी। तो 17 साल की उम्र तो हो गई थी, लेकिन देखने में उससे भी कम उम्र की लगती थी, बच्ची लगती थी। तो तमाम उसने जुल्म जब झेले, लगातार उसके साथ रेप हुआ 25-26 घंटे तक नर की ज़िंदगी में। बीच बीच में वो लगातार गिड़गिड़ाती और अपने किडनैपर से रिक्वेस्ट करती कि वो उसे छोड़ दे, पर वो मानता नहीं। आखिर में करीब 24वें या 25वें घंटे में उसने फिर किडनैपर से ये कहा कि वो इकलौती उसकी एक दादी है जो बीमार है और मैं अकेली उसकी सहारा हूँ। अगर मैं नहीं गई तो उसका देखभाल करने वाला कोई नहीं, शायद वो मर जाए, और आप मुझे छोड़ दो। फिर भी वो नहीं माना। इस दौरान में करीब 25-26 घंटे तक जब वो घर में रही तो लीज़ा एक दूसरा काम भी कर रही थी। वो लगातार देख रही थी कि बाथरूम, उसे ये पता चल गया था कि बाथरूम बहुत लंबा है, बड़ा साइज़ का है। घर क्या है, अंदर बाहर का कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन घर की चीज़ें, बाकी चीज़ें वो सब देख रही थी और अपने दिमाग में उसको एक तरह से रिकॉर्ड करती जा रही थी। तो अब वो एक तरह से दिमागी खेल खेलती है और उसको इमोशनली झुकाने की कोशिश करती है अपने किडनैपर को, कि मैं कुछ किसी को, दुनिया को नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरी दादी मर जाएगी, मैं अकेली हूँ, सारी चीज़ें बीमार हैं। फिर लास्ट में यहाँ तक वो कहती है कि मैं तुम्हारी सीक्रेट गर्लफ्रेंड भी बनने को तैयार हूँ, दुनिया को कभी नहीं बताऊंगी और आज के बाद भी हमेशा तुमसे मिलूंगी, बट मुझे जाने दो, क्योंकि मेरी दादी के पास जाना ज़रूरी है। उसकी इस तमाम बातों का आखिरकार में उस किडनैपर पर असर हो जाता है और करीब 26 घंटे के कब्जे के बाद वो उसे रिहा करने को तैयार हो जाता है। शर्त एक थी, एक ये कि उसने अगर बाहर जाकर मुंह खोला तो अच्छा नहीं, और दूसरा कि जब वो उसे रिहा करेगा तो उसकी आंखों पे पट्टी बंधी होगी और 5 मिनट तक उसके जाने के बाद वो आंखों से न पट्टी हटाएगी, न उस जगह से हिलेगी जहाँ पे वो उसे छोड़ेगा। लीज़ा मान जाती है, उसे गाड़ी में बिठाता है, फिर गाड़ी चल पड़ती है। लगभग उतनी ही दूरी थी जितनी दूरी वो उसको आने में लगा था, उतना ही टाइम वो सब रिकॉर्ड कर रहे थे अपने दिमाग के हिसाब से। उसका एक सुनसान जगह पर रात को ले जाकर 4 नवंबर को किडनैपर लीज़ा को उतार देता है गाड़ी से, फिर से इस धमकी के साथ कि 5 मिनट से पहले वो यहाँ से हटेगी नहीं और 5 मिनट से पहले अपनी आंखों की पट्टी खोलेगी नहीं। गाड़ी चल पड़ती है। अंदाजे से 5 मिनट के बाद लीज़ा अपनी पट्टी हटाती है और इसके बाद उसे पता चलता है कि वो अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अब वो अपने घर पहुँचती है 4 नवंबर की रात को। 3 नवंबर को उसका किडनैप हुआ था। 4 नवंबर की रात करीब 26-25 घंटे बाद वो अपने घर में थी। घर में जाने के बाद वो बदहाल बदहवास, डरी हुई, सब कुछ उसके साथ हुआ, लगातार रो रही है। लेकिन घर में घुसते ही मंजर अलग था। दादी उसको देखते उस पर बरस पड़ती है और उससे 25 घंटे का हिसाब मांगती है कि वो कहाँ गायब थी। 25 घंटों में चूँकि उसे खाना नहीं मिला, बहुत सारी चीज़ें थी, वो लगातार अपनी कहानी सुना रही है, दादी मानती नहीं, और अब दादी उस पर बेतहाशा जुल्म करना शुरू कर देती है, उसे पीटना शुरू कर देती है। 25 घंटे तक किडनैपर के साथ रेप सहती रही, मारपीट सहती रही। 25 घंटे बाद जब किसी तरह ज़िंदगी वापस उसे मिली, रिहा हुई, तो अब दादी का जुल्म था। दादी बेतहाशा मार रही थी। करीब 5 घंटे तक दादी इसके बाद उसे मारती रही कि तुम 25 घंटे का सच बताओ। दादी को डाउट था कि वो कहीं गई और झूठ बोल रही है, और वो बताती रही, लेकिन दादी ने माना नहीं। 5 घंटे जब बुरी तरह से वो बेतहाशा पिटने के बाद लगभग बेहोश सी होने लगी, तब उससे रहा नहीं गया। उसने लोकल पुलिस को एक कॉल किया। लोकल पुलिस कॉल के फ़ौरन बाद लीज़ा के घर पहुंचती है, लीज़ा से पूछती है। लीज़ा बताती है कि उसका किडनैप हुआ था और उसके साथ रेप हुआ। जब पुलिस वहाँ पहुँची तो उसके बाद लीज़ा को वो अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई। पुलिस स्टेशन में एक फ़ीमेल पुलिस अफसर थी, वो लीज़ा की सारी कहानी सुनती है। लेकिन इस दौरान में दादी लगातार, जब पुलिस वाले आए थे तो कह रही थी कि ये झूठ बोल रही है, कहीं भाग गई थी, फिर वापस आई है। तो पुलिस वाले वो भी जाके ब्रीफ दे देते हैं। अब वो महिला पुलिस अफसर लीज़ा की कहानी सुनने के बाद कहती है कि तुम्हारी कहानी में बहुत सारे लूप होल्स हैं, होल्स हैं, मुझे लगता है तुम्हारी कहानी सही नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो। लेकिन वो कहती है कि जो मैं भी कह रही हूँ आपको सब कुछ सच है। फीमेल अफसर मानती नहीं। इत्तेफाक से उसी वक्त उसी पुलिस स्टेशन में एक दूसरा पुलिस अफसर जिसका नाम सार्जेंट, वो एक डिटेक्टिव थे, वो उसकी कहानी सुन रहे थे, जो कुछ वो उस फीमेल अफसर से कह रही थी। तो सार्जेंट ने जब कहानी सुनी तो उसे लीज़ा पे भरोसा हुआ। उसने कहा ये लड़की झूठ नहीं बोल रही है। इसके बाद वो उस फीमेल पुलिस अफसर से कहता है सार्जेंट कि इस केस को मैं देखूंगा। इसके बाद वो लीज़ा का पूरा बयान दर्ज करता है। लीज़ा से पूछता है, अच्छा यहाँ शुरू में मैंने आपको एक गलत वो था कि घर ले जाने के बाद उसने लीज़ा की आंखों से पट्टी नहीं हटाई थी,
तो लीज़ा ने अपने एब्डक्टर को, जो उसको किडनैप किया था, उसने उसको देखा ही नहीं था, उसका चेहरा नहीं देखा था। लगातार जो 25-26 घंटे उसके कब्जे में थी, तब भी उसकी आंखों पे पट्टी थी। तो वो सारी चीज़ें बताती है कि किस तरह से उसको साइकिल से घर आ रही थी, उसको किडनैप किया, फिर उसको ले जाया गया। जब उसे गाड़ी में बिठाया गया तो वो गाड़ी करीब 30 से 35 मिनट के करीब उसे अंदाज़ा था कि ये आधे घंटे से थोड़ा ज़्यादा गाड़ी चली है। जिस घर में रखा गया, उसने उस घर के बारे में बताया कि उस घर के बारे में जो चीज़ एक मैंने नोटिस की, क्योंकि मैं उस दौरान में कम से कम 3 बार वॉशरूम गई थी, बाथरूम गई थी, और वो बाथरूम बहुत लंबा था, क्योंकि जब उसने मुझे आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, जब बाथरूम तक वो ले जाकर छोड़ा और वो दरवाजे ही पे खड़ा रहा, तो मुझे बाथरूम के अंदर चलने से अंदाज़ा हुआ कि बाथरूम की लंबाई काफ़ी है। उसने कहा कि मैंने जानबूझ के उस घर में जगह जगह अपने फिंगरप्रिंट्स छोड़े थे। जब मैं जहाँ जहाँ हाथ लगा सकती थी लगाई। मुझे मालूम था कि बाद में ये फिंगरप्रिंट्स काम आ सकता है और ये पता चल सकता है कि ये वही जगह है। उसने ये भी बताया कि जो शख्स था, उस चूँकि करीब आया, उसने रेप किया, तो उससे उसका हाइट का भी अंदाज़ा हुआ कि वो काफ़ी लंबा था। उसके वेट का भी उसने अंदाज़ा लगाया कि कितना वेट होगा। तो छोटी छोटी माइनर डिटेल। उसकी गाड़ी कैसी थी, उसने चूँकि जब उसको गन पॉइंट पे उसकी साइकिल से गाड़ी में बिठाया तब उसकी आंखें खुली थी लीज़ा की, उसने गाड़ी देखी, उसने गाड़ी के बारे में बताया। तो गाड़ी, हुलिया, बाथरूम की लंबाई, फिंगरप्रिंट्स, सारी चीज़ें बताई। उसके बाद दूरी की, जहाँ से किडनैप हुई वहाँ से कितनी दूर तक गई। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद जो सार्जेंट, वो लैरी पिंकर्टन नाम था, डिटेक्टिव सार्जेंट जो है लैरी पिंकर्टन, उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, आसपास के पूरे इलाके को खंगालना शुरू किया। 3 नवंबर का इंसिडेंट था ये, करीब 12 दिन गुजर गए। 13वें दिन 16 नवंबर 1984 जो डिटेक्टिव लैरी पिंकर्टन, इनको एक कामयाबी मिली। जिस तरीके से बताया था लीज़ा ने, करीब उसकी दादी के घर से 30-35 किलोमीटर दूर ही एक खाली घर मिला, वहाँ कोई नहीं था। पुलिस की टीम अंदर गई, उसने छापे मारे। जो सबसे बड़ी चीज़ थी, उसने देखा कि इसका बाथरूम वाकई वहाँ के आम घरों के मुकाबले काफ़ी उसकी लंबाई ज़्यादा है। पुलिस ने बड़ी बारीकी से, चूँकि लीज़ा ने कहा था कि उसने जगह जगह फिंगरप्रिंट्स छोड़े हैं, तो वहाँ से फिंगरप्रिंट्स उठाने शुरू किए। फिंगरप्रिंट्स उठा कर लाया गया, घर में कोई था नहीं। इसके बाद फिंगरप्रिंट्स को मैच किया गया लीज़ा से और वो फिंगरप्रिंट्स मैच कर गया। इसका मतलब है कि 25-26 घंटे तक लीज़ा उसी घर में बंधक थी। जैसे ही मैच किया, इसके बाद पुलिस ने अपने सारे घोड़े दौड़ाए और उसी रात 16 नवंबर 1984 को पुलिस ने एक शख्स को पकड़ा। उसका नाम था बॉबी जो लॉन्ग। बॉबी को गिरफ्तार जब किया गया, उसके बाद उसके सारे फिंगरप्रिंट्स चीज़ें ली गई, तो सब कुछ मैच कर गया। इसके बाद लीज़ा के सामने लाया गया, लेकिन लीज़ा की आंखों पे पट्टी थी, इसलिए उसने उसका चेहरा नहीं देखा था। फिर से लीज़ा की आंखों पे पट्टी बांधकर उसके सामने बॉबी जो लॉन्ग को खड़ा किया गया। लीज़ा ने उसको टटोला, उसकी हाइट और सारी चीज़ें देखी और उसने बोल दिया। फिर उसकी आवाज़ सुनाई गई, उसने कहा यही वो शख्स है। पुलिस यहाँ से भी कंफर्म हो गई, फिंगरप्रिंट्स भी मिल गई। इसके बाद जब तफ्तीश शुरू हुई तो पुलिस के खुद रोंगटे खड़े हो गए। पता चला सिर्फ 1984 में ही, चूँकि ये इंसिडेंट नवंबर का था, जनवरी से अक्टूबर तक बॉबी जो लॉन्ग ने इसी इलाके में ताम्पा, फ्लोरिडा के करीब 50 लड़कियों और औरतों का रेप किया था और इनमें से 10 का मर्डर कर दिया। इस खबर के आने के बाद बहुत सारी विक्टिम सामने आई। चूँकि 10 मारी गई थी, लेकिन 40 रेप विक्टिम थीं, उनमें से कुछ ने पहचान लिया। इसके बाद अब मुकदमा शुरू हुआ, मुकदमा चला। 23 सितंबर 1985, मतलब गिरफ्तारी के लगभग 9 महीने के अंदर अंदर बॉबी जो को गिल्टी पाया गया 8 कत्ल और 7 रेप के लिए। इसके बाद उसे सजाए मौत दी गई। अब वो मामला ऊपरी अदालत में, जैसे अपने यहाँ होता है कि लोकल अदालत ने दी 1985 23 सितंबर को रेप है इसकी सज़ा। अब वो मामला अभी अदालत में है, तो उसको मौत की सज़ा तो हो गई। अब इधर लीज़ा की ज़िंदगी दूसरी, लीज़ा की सारी कहानियाँ मीडिया में आई। इसके बाद लीज़ा ने अपने आप को फिर से वापस खड़ा करने के लिए नौकरी की। इसके बाद हिल्सब्रॉक काउंटी शेरिफ ऑफिस में जिस डिटेक्टिव ने शुरू में लीज़ा की बातों पर यकीन किया था, उसने कहा कि तुमने जिस तरीके से सारी चीज़ें बताई थी, उसका हुलिया, गाड़ी की डिस्टेंस, कितने देर में तुम घर पहुंची, उसकी आवाज़, फिंगरप्रिंट्स तुमने जैसे छोड़े, तुम्हारे ये सारी काबिलियत एक पुलिस अफसर बनने की है, तो तुम पुलिस अफसर बनोगी। लीज़ा के साथ जो कुछ हुआ था, उसने तय किया था कि वो और किसी के साथ नहीं होने देगी, तो ऐसा ही कुछ काम करेगी। उसने अपनी रजामंदी दे दी। तो पहले उसको हिल्सब्रॉक काउंटी में एक डिस्पैचर के रूप में नौकरी मिली। डिस्पैचर के रूप में नौकरी मिलने के बाद फिर बाद में उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया
उसे वहाँ से पुलिस एकेडमी भेजा गया लीज़ा को। पुलिस एकेडमी में उसने ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद 2004 में उसी डिपार्टमेंट में लीज़ा की नौकरी लगाई एक पुलिस अफसर के तौर पर, जिस डिपार्टमेंट ने लीज़ा के रेप की मामले की इन्वेस्टिगेशन की थी। यानी जहाँ से, जिस डिपार्टमेंट से उसके केस की जांच शुरू हुई, उसी डिपार्टमेंट में एक पुलिस अफसर बनकर लीज़ा करीब 20 साल बाद, 20 भी नहीं 16 और 4, हाँ 20 साल के बाद एक पुलिस अफसर के तौर पर आ गई और काम करने लगी। और उसे काम क्या दिया गया? सेक्स क्राइम और प्रोटेक्ट टू चिल्ड्रन, बच्चों को बचाना हिंसा से, बच्चों को बचाना यौन शोषण से, और सेक्स क्राइम से रिलेटेड जितने मामले थे उन सब की जांच और उन सब की जिम्मेदारी इस काउंटी शेरिफ पुलिस स्टेशन के तहत लीज़ा मैकवे को दिया गया। लीज़ा ने इधर काम करना शुरू किया। उधर बॉबी जोलोंग का मामला हमारे हिंदुस्तान की अदालत की तरह भी एक अदालत से दूसरी अदालत में जाता रहा, आता रहा। इधर वक्त बीता रहा। 2004 के बाद एक जब पता चला कि लीज़ा की अपनी कहानी, तो उसकी एक पुलिस फोर्स में भी एक रेपुटेशन, एक इज्जत बनी। फिर उसने ऐसे बहुत सारे केसेस सॉल्व किए जो रेप से रिलेटेड थे, जो चाइल्ड अब्यूज़ से रिलेटेड थे। धीरे धीरे उसको स्कूलों में बुलाया जाने लगा और वहाँ पे वो एक रिसोर्स ऑफिसर के तौर पर जाती, बच्चों को ट्रेनिंग देती कि कैसे आपको इस तरह के क्राइम से अपने आप को बचाना है। एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर उसे जगह जगह बुलाया जाने लगा। वो वहाँ जाने लगी और क्राइम अगेंस्ट वुमेन, सेक्स, चिल्ड्रन, इन सब के बारे में बताने लगी और पुलिस का काम करती रही। लेकिन अब भी उसके दिल में एक खलिश थी कि जो उसका क्रिमिनल, जो उसका कसूरवार था, वो जिंदा था। जबकि 1985 में उसे मौत की सज़ा एक अदालत ने दे दी थी। अब ये मामला इधर अदालत में चल रहा है, इधर लीज़ा पुलिस अफसर बन चुकी है। और आखिरकार फिर धीरे धीरे वो वक्त आता है 2019, मतलब इस पूरे मामले के 1985 में उसे सज़ा हुई थी और उसके बाद 2019 में आखिरकार बॉबी जोलोंग इसको सजाए मौत देने की तारीख मुकर्रर की जाती है। 23 मई 2019, अभी सिर्फ 2 साल पुरानी बात है। तमाम अदालतों में अपील करने के बाद, माफ़ी मांगने के बाद, वहाँ की अदालत, चूँकि मामला 50 महिलाओं के साथ रेप, 10 महिलाओं के कत्ल का था और एक पुलिस अफसर जो इसी इंसिडेंट के बाद पुलिस अफसर बनी, वो ज़िंदा थी। उसके अलावा एक और तब तक ज़िंदा थी, लिंडा नाम की एक महिला जिसके साथ रेप हुआ था। तो 2019 में आखिरकार सारी अदालत से जितने भी रास्ते थे, दरवाजे बंद हो गए और बॉबी जोलोंग को फांसी की सज़ा देने की तारीख तय हुई 23 मई 2019। इस फांसी की ख़ास बात यह थी कि अदालत की तरफ से लीज़ा मैकवे और लिंडा, इन दोनों को बुलाया गया कि आप आइए और बॉबी जोलोंग को अपने सामने मरते हुए देखिए। ये दोनों वहाँ पहुँचती हैं। तय तारीख पर बॉबी को फांसी दी जाती है। कुल 33 लोग थे बॉबी की मौत को देखने वाले, जिसमें जज और प्रोसिक्यूटर, बाकी लोग। उनमें से 2 थीं विक्टिम बॉबी की, एक लीज़ा और दूसरी लिंडा। सबसे फ्रंट रो पे, सबसे आगे इन्हीं दोनों को बिठाया गया। बाकायदा लीज़ा ने बॉबी को मरते और दम तोड़ते अपनी आंखों से देखा। उसके बाद जब वो बाहर निकली तब उसने मीडिया को बताया कि आज उसे सुकून मिला। 1984 से जो दर्द वो झेल रही थी, वो जाकर आज मरहम में बदला है। तो उसी लीज़ा के सामने उसके बलात्कारी को मौत की सज़ा दी गई। लेकिन ये कहानी सिर्फ लीज़ा के साथ रेप होने, एक बलात्कारी को फांसी की नहीं है। ये कहानी नसीहत ये देती है कि अगर इन तमाम हादसों के बावजूद, इन तमाम चुनौतियों के बावजूद नेगेटिविटी में जाने की बजाय अगर हम उसमें कुछ अलग सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि अगर सिर्फ बात मजबूरी की, लाचारी की नहीं बल्कि इंसाफ की भी है, तो लीज़ा जैसी महिला भी हैं जिसने ये सब कुछ भुगतने के बाद, जो बचपन से ही जुल्म और शोषण सहती रही, उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। एक रात ज़रूर उसने सुसाइड करने की सोची और अगले ही दिन वो चंगुल में थे। उसने एक जगह कहा कि मैं 2 नवंबर की रात को मैं मरने की सोच रही थी और 3 नवंबर की रात को मैं बचने की सोच रही थी, जब मैं अपने रेपिस्ट के कब्ज़े में थी। उसके बाद उसने अपनी ज़िंदगी का रास्ता चुना, एक पुलिस अफसर बनी। और ये मिसाल है तमाम उन लोगों के लिए जिनके साथ कभी क्राइम होता है और जो हारना नहीं चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कहानी आप तमाम लोगों के लिए एक प्रेरणादायक है। और थैंक यू मिमोह चंद्रा, जिन्होंने इस कहानी के बारे में कहा कि इसको सुनाना चाहिए।